हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा यूनिट जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रीवियस जो चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया हुआ था अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। उसमें जो है सो हम लोगों ने तीनों चैप्टर के बारे में अध्ययन कर लिया हुआ था और उसमें एक चीज छूट गया था, उसमें से ज्यादातर दो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वह मैंने जो है सो नहीं बतलाया था। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो दो क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर का, नोट में उसको लिख लेना है कुछ इस तरह से। क्या था वह तो देखते हैं। नोट में लिख दिया यहाँ पे कि 0.2% फेनोलिक सॉल्यूशन, कि जो फेनॉल का 0.2% सॉल्यूशन होता है उसको एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक कहने का मतलब सड़ने गलने से बचाने के लिए, है ना। कहीं पर घाव अगर हो गया है शरीर में तो देखते होंगे कि मांस धीरे धीरे सड़ने लगता है, गलने लगता है, तो उसके लिए हम लोग एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। तो फेनॉल का 0.2% सॉल्यूशन को एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन में उलट के देखोगे तो प्रीवियस ईयर में 1 नंबर का यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उसी तरह से यह भी पूछा जा चुका है कि 1% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल, कि फेनॉल का 1% सॉल्यूशन को डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है बैक्टीरिया या तो माइक्रोब्स को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? डिसइंफेक्टेंट्स का हमारे बॉडी में, है ना। तो यह था आपका कि 1% सॉल्यूशन अगर फेनॉल का ले तो वह डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, माइक्रोब्स को मारने के लिए, जबकि 0.2% फेनॉल के सॉल्यूशन को एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दोनों जो क्वेश्चन है एक नंबर का पूछा जा चुका है ना प्रीवियस एग्जाम्स में, तो ये ध्यान में रखोगे। तो यह दोनों पॉइंट छूटा हुआ था प्रीवियस यूनिट में। अब हम लोग देखेंगे अगला यूनिट जो कि यूनिट नंबर 12 है, क्लास 12 का, लेकिन ऑर्गेनिक का यूनिट नंबर 3 है। क्या नाम है? नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी 3 चैप्टर में बटा हुआ है यह यूनिट, एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग जो है सो एल्डिहाइड इस यूनिट को 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में अध्ययन करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स को साथ में अध्ययन करेंगे क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी लगभग समान ही है, तो प्रिपरेशन भी समान ही होगा। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग भाग में अध्ययन करेंगे और एल्डिहाइड और कीटोन्स को अलग भाग में अध्ययन करेंगे। यानी इस यूनिट को हम लोग 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देखेंगे। तो देखते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का फर्स्ट टॉपिक क्या है। पहला है नोमेनक्लेचर। पहले हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का, कि किस तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का नामकरण किया जाता है ना। वही लिखा हुआ हेडिंग में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का नामकरण। एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वह ये होता है RC≡OH। यह है इसका जनरल फॉर्मूला और जो डॉटेड लाइन से घेर रहे हैं यह इसका फंक्शनल ग्रुप है, यह इसका फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी भी कंपाउंड में C≡O के साथ H उपस्थित है तो बोलेंगे वह एल्डिहाइड का कंपाउंड। क्या है? एल्डिहाइड का कंपाउंड। R क्या है? तो R है आपका अल्काइल ग्रुप, या तो अराइल ग्रुप, या तो हाइड्रोजन रह सकता है ना। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। आईयूपीएसी नाम इसका ज्यादातर किया जाता है क्योंकि कॉमन नाम का कोई बेसिक रूल नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नाम है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका कोई अपना बेसिक रूल नहीं है, यह ध्यान में रखना है। आईयूपीएसी नाम में इसके लिए लिखा जाता है अल्केन। अल्केन में क्या होता है कि ई को हटा देते हैं। जब इसका नामकरण करते हैं तो अल्केन में ई को हटा देते हैं और इसके जगह पर जोड़ देते हैं एल। क्या जोड़ देते हैं? एल। एल किसको इंडिकेट करता है? तो एल एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के लिए नाम लिखा जाता है ना। तो अल्केन -E प्लस एल क्या बन जाएगा? अल्केनल। क्या बन जाएगा? अल्केनल। यानी कि जो भी मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा उसमें एन तक लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, और एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के लिए एल लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखोगे यहाँ पर ई जो है मेरा वोवेल है और यहाँ पर ए भी वोवेल है, इसलिए जब 2 वोवेल सामने आते हैं नामकरण में तब एक ई वोवेल को जो है सो हटा देते हैं और सिंपली एल लिखते हैं। यह ध्यान में रखना। हाँ, लेकिन ऐसा भी होगा कि जब हम लोग नामकरण करेंगे और उसमें कहीं ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जो है सो वोवेल आपस में सामने ना आए, तो जब वोवेल आपस में सामने नहीं आएगा तो ई को रहने देंगे, है ना।
ना। लेकिन जब भी वोवेल नामकरण में सामने आएगा तो ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे और लिखेंगे नामकरण क्या, अल्केनल। एग्जांपल से समझते हैं इसका। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है HC डबल बॉन्ड OH, यह हो गया एग्जांपल। इसका कॉमन नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इस कंपाउंड को फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी कहा कि कोई बेसिक रूल नहीं है इसका कॉमन नाम के लिए, लेकिन कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नाम है तो उसको जानना जरूरी है क्योंकि रेगुलर प्रयोग होता है। जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है ना। अब इसमें कितना कार्बन है, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, तो जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड्स और कीटोन का, क्योंकि उसमें भी कार्बन है, तो उस कार्बन को जो है सो इंक्लूड करना जरूरी है। उस कार्बन को इंक्लूड करना जरूरी है, यह ध्यान में रखना है। यह मेरा फंक्शनल ग्रुप है और इस कंपाउंड में मात्र एक ही कार्बन है। तो अभी मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी इंक्लूड किया जाता है लॉन्गेस्ट चेन में। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन मात्र एक कार्बन का प्राप्त होगा। तो एक कार्बन को अल्केन में क्या करते हैं, मीथेन बोलते हैं। मीथेन में ई को हटा देंगे, जोड़ देंगे Al, क्या हो जाएगा, मीथेनल। क्या नाम हो जाएगा, मीथेन Al, मीथेनल नाम हो जाएगा इसका। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब इसका जो कॉमन नाम होता है इसको एसिटल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एसिटल्डिहाइड। अब इसमें हम लोग आईपीएसी नाम करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन चुनो। हाँ ये भी ध्यान में रखना है, क्या रूल था हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन चुनने का, कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से सामने आए उधर से ही लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। तो चूंकि एल्डिहाइड खुद फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन खुद उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर जो है सो एल्डिहाइड वाला कार्बन एटम हो जाएगा 1, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और उसके बाद यह कार्बन हो जाएगा 2। कुछ इस तरह से, यानी कि टोटल कार्बन इसमें कितना है, 2 कार्बन। और 2 कार्बन को अल्केन में क्या लिखते हैं, इथेन। और इथेन में फंक्शनल ग्रुप के लिए Al, क्या नाम हो जाएगा, इथेनल। क्या नाम हो जाएगा, इथेनल। उसी तरह से यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया गया है आपका CH3CH में CH3 एक है, फिर CH2C डबल बॉन्ड OH। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने के लिए क्या बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक हो उधर से ही हम लोग जो है सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे और उसका नंबरिंग करेंगे। तो चूंकि फंक्शनल ग्रुप खुद एल्डिहाइड और इसमें कार्बन है, तो नंबरिंग हम लोग उधर से ही करेंगे जिधर से एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होते हैं। 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, है ना। ऊपर से लिखते हैं इसको 1 या 2 या 3 या 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यह जो सो CH3 ग्रुप छूट जाएगा एज ए ब्रांच की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और हम लोग नामकरण जब भी करते हैं तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो CH3 एक ब्रांच है और CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल। और मिथाइल का पोजीशन क्या है, 3, इसलिए 3 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना का है, 4 का। 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूटेन। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखो 3 मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। और चूंकि एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का पोजीशन क्या है, 1, तो 1 Al। यह भी ध्यान रखना है कि पोजीशन अगर 1 रहे तो 1 तुम दे के भी नामकरण कर सकते हो, या तो तुम डायरेक्टली ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, है ना। जब पोजीशन 1 रहे तब से, यहाँ पर पोजीशन 1 था तो 1 Al भी लिख सकते हो या तो डायरेक्टली ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, वह तुम पे डिपेंड करता है किसे लिखते हो। उसके बाद है कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्कीन भी इसमें उपस्थित है और एल्डिहाइड का ग्रुप भी उपस्थित है। अल्कीन भी यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर एल्डिहाइड का ग्रुप भी उपस्थित है। तो अभी भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, यह ध्यान रखना। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड OH। तो जब हम लोग नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि किधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, हम लोग ये देखेंगे कि किधर से यह फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। यह ध्यान में रखना है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नजदीक क्यों नहीं देखेंगे, देखेंगे इसके फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक आ रहा है। इसका नंबरिंग किधर से हो जाएगा, तो एल्डिहाइड का कार्बन एटम फर्स्ट हो जाएगा, यह हो जाएगा सेकंड, यह हो जाएगा थर्ड और यह हो जाएगा फोर्थ। अब नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण करने के लिए क्या बताया मैंने, अल्केनल। क्या बताया, अल्केनल। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो डबल बॉन्ड भी है, क्या भी है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम लोग पहले नेमिंग करेंगे और बाद में नेमिंग करेंगे हम लोग एल्डिहाइड्स के फंक्शनल ग्रुप का। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी मैंने बताया कि डबल बॉन्ड उपस्थित रहे या तो ट्रिपल बॉन्ड रहे या तो आपका एल्डिहाइड रहे, है ना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कम प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और जिसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं उसको लास्ट में लिखा जाता है नामकरण, है ना। इसलिए तो
डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 है और टोटल कार्बन कितना है 4। तो क्या लिखेंगे ब्यूट 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए en लगाते हैं। अब यह ध्यान देना कि हम लोग ब्यूट 2 ENE होता है, लेकिन E को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, मैंने क्या बताया था, E और A जब सामने आएगा तो E को हटा दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ब्यूट 2 इन ENE ना लेकर E हटा दिया गया है क्योंकि वोवेल सामने आ रहा है और AL का पोजीशन 1 है, नाम हो गया ब्यूट 2 इन 1AL। एल्डिहाइड के लिए या तो डायरेक्टली लिख सकते थे ब्यूट 2 इनल, 1 पोजीशन हटा देते तो क्या होता है इनल, है ना। तो यह ध्यान में रखना है। उसी तरह से अगर बेंजीन में एल्डिहाइड का ग्रुप उपस्थित हो कुछ इस तरह से, अगर बेंजीन में एल्डिहाइड का ग्रुप उपस्थित हो कुछ इस तरह से, तो इसको जो है सो बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसको बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। इसका कॉमन नाम है, आईपीएसी नाम नहीं है इसका। इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है अगर बेंजीन में प्रेजेंट हो एल्डिहाइड का ग्रुप। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो आईपीएसी नाम करते हैं इसका, आईपीएसी नेम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना। क्या होगा, बेंजीन है और बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH, तो मैंने क्या सिखाया हुआ था आईपीएसी रूल में कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप का ऐड होना जरूरी है। तो फंक्शनल ग्रुप तो ये है मेरा C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें कितना कार्बन, मात्र एक कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मेरा सिर्फ एक कार्बन का होगा, है ना, सिर्फ एक कार्बन का। यानी यहाँ पर जो बेंजीन का ग्रुप है वह ब्रांच के तौर पर छूट जाएगा, या बेंजीन का जो ग्रुप लगा हुआ वह ब्रांच के तौर पर छूट जाएगा। और बेंजीन को जब हम लोग ब्रांच के तौर पर नेमिंग करते हैं तो उसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। यानी इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल। तो लिखते चलते क्या हो जाएगा 1 फिनाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन कितना का है, मात्र एक कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो इसका नाम करेंगे अल्केनल। तो अल्केन में एक कार्बन पे क्या हो जाएगा मीथेन, और साथ में Al जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा मिथेनल, नाम हो जाएगा मिथेनल। इसका टोटल नाम क्या हो जाएगा 1 फिनाइल मिथेनल, 1 फिनाइल मिथेनल। यह ध्यान में रखना है कि जब भी बेंजीन का ग्रुप ब्रांच में हो तो उसको फिनाइल लिखते हैं, ना कि बेंजीन, है ना। उसी तरह से और एक कंपाउंड यहाँ पे कि बेंजीन पे लगा हुआ आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी हमने क्या बताया था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप का उपस्थित होना जरूरी है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसी को चुनेंगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। अब सोच रहा होगा कि सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब ज्यादा कार्बन एटम होना, ज्यादा कार्बन एटम होना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर उपस्थित है और वह शॉर्टर कार्बन के लेंथ में आ रहा है तो उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। यह ध्यान में रखना है कि अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ प्रेजेंट है और उसमें कार्बन का चेन छोटा आ रहा है तो उसी को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, ना कि दूसरे चेन को जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप भले ही छोटा चेन में आ रहा है लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं आ रहा है बड़ा चेन में भी तो उसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानेंगे। सेम यहाँ पर था कि सर बेंजीन में 6 को कार्बन है और इसमें एक ही है, तो बेंजीन को क्यों नहीं माने लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने क्या बोला कि बेंजीन को लॉन्गेस्ट चेन नहीं माने क्योंकि बेंजीन में फंक्शनल ग्रुप जो है सो सेपरेट से है। यहाँ पर देख रहे हो C डबल बॉन्ड H अलग से, तो फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन उपस्थित है तो उसी को हम लोग मानेंगे लॉन्गेस्ट चेन। इसी तरह यहाँ पर उपस्थित है बेंजीन में 6 कार्बन एटम है, जिसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानेंगे, लॉन्गेस्ट चेन इसी 3 कार्बन एटम को मानेंगे क्योंकि इसी 3 कार्बन एटम में एक कार्बन एटम मेरा फंक्शनल ग्रुप का है। यह ध्यान में रखना। इसलिए इसका जो है सो हम लोग नंबरिंग करेंगे 1, यह हो गया 2 और यह हो गया 3। यानी कि 3 में एक बेंजीन जो है सो ब्रांच के रूप में छूटा है, 3 में जो है सो बेंजीन एक ब्रांच के रूप में छूटा है और ब्रांच के रूप में फेनाइल लिखते हैं बेंजीन का नाम। तो नाम हो जाएगा 3 फेनाइल और 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपेन और इसके लिए Al, नाम हो गया 3 फिनाइल प्रोपेनल। इस तरह से नामकरण करेंगे हम लोग। उसी तरह से एक कंपाउंड यहाँ पर भी है, देखोगे बेंजीन है, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पर एल्डिहाइड भी है, बेंजीन भी है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि फंक्शनल ग्रुप भले ही छोटा कार्बन एटम रहे लॉन्गेस्ट चेन उसी को मानेंगे। तो इधर से हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3। अब ये नहीं कि सर इधर से 1 2 3 क्यों नहीं माने, तो मैंने बताया था कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो तो उसका प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट होगा, जिधर से एल्डिहाइड कीटोन नजदीक होगा उधर से मानेंगे। और चूंकि एल्डिहाइड कीटोन में पहले से कार्बन होता है तो उसी कार्बन एटम को हम लोग 1 मानते हैं, चाहे वो
कि उधर डबल बॉन्ड रहे चाहे ट्रिपल बॉन्ड रहे चाहे बेंजीन रहे चाहे कुछ भी रहे, यह ध्यान में देना। इसीलिए 1 2 3, फिर से 3 में मेरा फेनाइल ग्रुप में बेंजीन ब्रांच छूट गया तो नाम हो जाएगा 3 फिनाइल। टोटल कार्बन एटम 3 के लिए प्रो, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 तो 2 हो गया। डबल बॉन्ड के लिए EN, E लिखते हैं लेकिन E हटा दिए क्योंकि Al भी इसके लिए लिखना है तो नाम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रो 2 in 1 Al। अब 1 हटा भी सकते हो, इनल भी लिख सकते हो डायरेक्टली, मैंने बताया हुआ पहले भी इस कंपाउंड में, तो यह ध्यान में देना है। यह हम लोगों ने सीखा कि एल्डिहाइड के कंपाउंड का कैसे नामकरण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कीटोन्स का नोमेनक्लेचर। तो देखते हैं इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। और कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप या तो जनरल फार्मूला जो लिखते हैं इस तरह से RC डबल बॉन्ड O और उसके साथ R, कुछ इस तरह से है ना। इसका जो जनरल फार्मूला होता है कीटोन का RC डबल बॉन्ड O R, यानी कि C डबल बॉन्ड O यह फंक्शनल ग्रुप है और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप उपस्थित रहता है। और यह दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए R डैश लिखा हुआ है ना। यह दिखाता है कि दोनों R का ग्रुप सिमिलर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो इसके लिए है आपका एक बेसिक रूल है, कॉमन नाम के लिए भी और आईपीएसी नाम के लिए। क्या लिखते हैं सो देखो, कॉमन नाम में लिखते हैं डाई अल्काइल कीटोन। डाई अल्काइल कीटोन कब? फॉर सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन कब बोलेंगे? जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ जो R है, दोनों R में अगर कार्बन की संख्या समान होती है तो उसको सिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं, है ना। और जब सिमेट्रिकल कीटोन होगा तब दोनों R समान होगा। अगर इसमें मिथाइल है यहाँ भी मिथाइल होगा, है ना। इसलिए उस समय हम लोग डाई अल्काइल कीटोन नाम लिखेंगे। लेकिन अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए, अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों R में कार्बन की संख्या अलग अलग होगा। हो सकता है कि इधर एक कार्बन हो, इधर दो कार्बन हो, है ना। तो अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहा तो उसके लिए हम लोग अल्काइल अल्काइल कीटोन लिखते हैं। अल्काइल अल्काइल अल्फाबेटिकली लिखते हैं कि कौन सा अल्काइल ग्रुप अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसको बाद में, और फंक्शनल ग्रुप के लिए कीटोन, है ना। यह था अनसिमेट्रिकल कीटोन का कॉमन नाम। और इसका जो आईपीएसी नाम है लिखा जाता है अल्केन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए में E को हटा देंगे और जोड़ देंगे ONE, क्योंकि O भी वोवेल है E भी वोवेल है, इस E गायब हो जाएगा। नाम लिखेंगे अल्केनोन। क्या लिखेंगे? अल्केनोन। कीटोन के लिए ONE और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए अल्केन, तो नाम हो जाएगा अल्केनोन। यह ध्यान रखना है ना। अब कुछ एग्जांपल से सीखते हैं नामकरण कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब इसमें देखो तो क्या कीटोन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है, यानी C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है, क्या दोनों समान है? तो दोनों समान नहीं है, CH3 है, यानी यह सिमेट्रिकल कीटोन है। और इसके लिए नाम लिखते हैं डाई अल्काइल कीटोन। तो डाई अल्काइल यानी डाई मिथाइल हो जाएगा, और इसके लिए कीटोन तो डाई मिथाइल कीटोन, यह हो गया नाम। और इसको जो है सो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, एज ए कॉमन नाम जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है ना। एसीटोन के नाम से इस कंपाउंड को ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान में रखना है कि इस कंपाउंड को एसीटोन के नाम से ज्यादातर प्रयोग किया जाता है ना, कॉमन नाम। आईपीएसी नाम क्या होता है? तो आईपीएसी नाम के लिए क्या है रूल? लॉन्गेस्ट चेन चुनो। लॉन्गेस्ट चेन चुनो जिसमें यह पोजीशन है C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है, यह नजदीक में आना चाहिए। चाहे तुम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो या तो राइट साइड से नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को उधर से यह ग्रुप क्या आना चाहिए? सामने आना चाहिए। और इसको भी इंक्लूड करना है नंबरिंग के समय, यह ध्यान में रखना, जैसे एल्डिहाइड में इंक्लूड करते थे। अब इसका नंबरिंग करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन तो साफ साफ दिख रहा है 1 2 3, या तो 1 2 3 3 कार्बन का नंबरिंग कर देंगे। दोनों तरफ से हो सकता है क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से इस ग्रुप का पोजीशन समान आ रहा है। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? इस तरह से अल्केन में E हटा देंगे, ONE जोड़ देंगे कीटोन के लिए। नाम हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन में E हटा दिए। उसके बाद इस डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 2 है, तो लिख देंगे 2। और इस कार्बन में डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए ONE। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2 ON, यानी कीटोन के लिए ONE, कीटोन का पोजीशन 2 और अल्केन है प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ONE। और एक एग्जांपल समझते हैं इस तरह से। देखो अब कि जो कीटोन का मेरा यहाँ पर ग्रुप है या जो कीटोन का मेरा ग्रुप है, अब दोनों तरफ देखोगे तो अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। एक तरफ एक कार्बन है जबकि दूसरी तरफ 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। इसके लिए और इस तरह के कीटोन को क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल कीटोन।
और अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए नामकरण क्या लिखते हैं? अल्काइल अल्काइल कीटोन, अल्काइल अल्काइल कीटोन, और अल्काइल अल्काइल को अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो CH3 के लिए मिथाइल हो जाएगा और CH2 CH3 के लिए इथाइल हो जाएगा। अब मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? तो इथाइल आता है, इसलिए लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। यह इसका कॉमन नाम है ना। अब इसका हम लोग लिखेंगे आईयूएसी नाम। तो आईयूएसी नाम कैसे लिखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। लॉन्गेस्ट चेन तो सीधा ही दिख रहा है, नंबरिंग नंबरिंग उधर से इधर, यह ग्रुप सामने है। तो 1 2 3 और यह हो गया 4 कार्बन। टोटल कितना कार्बन? 4। 4 के लिए अल्केन में क्या लिखेंगे हम लोग? ब्यूटेन, ई हटा देंगे। ONe का पोजीशन यानी इस कीटोन का पोजीशन क्या है? 2, तो ब्यूटेन 2ONe नाम हो गया ब्यूटेन 2-ON, है ना। या ध्यान में रखना है, या तो 2 ब्यूटेनॉन भी इसको कहते हैं, या तो सिंपली ब्यूटेनॉन भी इसको लिखा जाता है ना। तो उसके बाद है एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, यह मेरा कीटोन का ग्रुप है, या मेरा कीटोन का ग्रुप है। इसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप के जगह पर अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। अराइल ग्रुप माने यहाँ पर क्या? बेंजीन का ग्रुप पे बात हो रहा है। तो यह मेरा कीटोन का ग्रुप, दोनों तरफ बेंजीन का ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या नामिंग करेंगे? तो देखोगे दोनों तरफ बेंजीन यानी समान अल्काइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप है, और समान के लिए क्या लिखते हैं? डाई अल्काइल। तो अराइल हो जाए डाई अराइल कीटोन यानी सिमेट्रिकल कीटोन है। और बेंजीन को अराइल में हम लोग फेनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनाइल ग्रुप, इसलिए डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। और जो नाम ज्यादातर प्रयोग किया जाता है इसका, बेंजोफेनोन। कॉमन नाम में इस कंपाउंड पे जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? बेंजोफेनोन। यह नाम याद रखना है, बार बार चैप्टर में प्रयोग होगा। अब इसका अगर हम लोग आईयूएसी नेम करें तो आईयूएसी नाम के लिए क्या बताया कि लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन किसको चुनेंगे? जिसमें कीटोन का ग्रुप उपस्थित हो। अब देखो यहाँ पर कीटोन का ग्रुप ना इस बेंजीन में उपस्थित है ना इस बेंजीन में उपस्थित है, दोनों बेंजीन के बाहर में है। तो दोनों बेंजीन के बाहर में है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मात्र यही कार्बन हो जाएगा मेरा, सिर्फ एक कार्बन का, है ना। बेंजीन को नहीं मानेंगे लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि बेंजीन में क्या उपस्थित नहीं है? बेंजीन पर उपस्थित है ना। बेंजीन के अंदर नहीं है, बेंजीन के बाहर उपस्थित है, इसलिए बेंजीन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं मानेंगे, क्योंकि बेंजीन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यह ध्यान में रखना है। तो एक कार्बन का हो जाएगा हमें दोनों बेंजीन ब्रांच के रूप में छूट जाएगा, और तो दोनों बेंजीन ब्रांच में छूट जाएगा तो बेंजीन को फेनाइल लिखते हैं। तो डाइफिनाइल, और एक कार्बन के लिए मीथेन और कीटोन के लिए ONe, नाम हो जाएगा डाइफिनाइल मिथेनॉन, डाइफिनाइल मिथेनॉन। तो यह था हम लोगों का जो है सो एल्डिहाइड और कीटोन्स का नामकरण कैसे किया जाता है। हम लोगों ने सीखा अभी तक कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का नामकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है आइसोमेरिज्म। अगला टॉपिक क्या है? आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आइसोमेरिज्म, यही लिखा हुआ है हेडिंग में, आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आइसोमेरिज्म का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, प्रत्येक चैप्टर में आ रहा है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो तो उसको आइसोमर, और उस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के द्वारा जनरली जो है सो कौन कौन सा आइसोमर दिखाया जाता है जिसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसमें परिवर्तन होगा, लिखने के तरीका में परिवर्तन होगा, तो उसको जो है सो चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10O, C5H10O, यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखना है जिसमें परिवर्तन किसमें होना चाहिए? सिर्फ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में परिवर्तन होना चाहिए। और कितने तरह से परिवर्तन करके लिख सकते हैं वही इसका चेन आइसोमर होगा। देखते हैं कितने तरह से लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से लिख सकते हैं, यह मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, यहां से लेकर यहां तक यह मेरा क्या हो गया? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसी में सिर्फ परिवर्तन कर सकते हैं, इस एल्डिहाइड के ग्रुप में परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते, चेन आइसोमर है ना, इसीलिए। तो यह एक तरीका से हो गया लिखने का। लेकिन देखोगे अभी भी कार्बन 5 है, अभी भी हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन अभी भी एक ही है, यह ध्यान में रखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको जो है सो दूसरे तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखोगे CH3 CH में CH3 फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड OH। इसमें अगर ध्यान दोगे तो इसमें जो है सो डबल बॉन्ड OH का जो पोजीशन है वो अभी भी वहीं पर है जैसा कि यहाँ पर था इस कंपाउंड में। तो
पोजीशन एल्डिहाइड का अभी भी वही है, लेकिन परिवर्तन सिर्फ किसमें हो रहा है, तो कार्बन के चेन में। परिवर्तन सिर्फ किसमें हो रहा है, कार्बन के चेन में परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि देखा। तीसरा तरीका से भी इस तरह से लिखा जा सकता है, अभी भी एल्डिहाइड का पोजीशन जो है सो किनारे है, लेकिन परिवर्तन सिर्फ कार्बन के चेन में हो। तो यह तीन तरह से इसका चेन आइसोमर लिख सकते हैं, जिसमें सभी में कार्बन की संख्या 5 और सभी में हाइड्रोजन 10 और एक ऑक्सीजन है। यह एल्डिहाइड्स के लिए था। एक अगर हम लोग कीटोन का एग्जांपल लें तो एक दिया हुआ आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 ऑक्सीजन। C6H12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फार्मूला है और पूछा है कि कीटोन्स का चेन आइसोमर लिखें। तो कीटोन का चेन आइसोमर लिखते हैं हम लोग। पहले तो इस तरह से लिखा जा सकता है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। यह मेरा कीटोन का ग्रुप हो गया। तो इसके लिए चेन आइसोमर इसमें परिवर्तन करना है, इसमें परिवर्तन नहीं करना है। इसको तो इस तरह से लिखा जा सकता है, एक कार्बन को ब्रांच के रूप में लेंगे। अभी भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें जो है सो एक नहीं होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से, है ना। तो अभी भी इसमें कार्बन 6 है और हाइड्रोजन अभी भी 12 है और ऑक्सीजन अभी भी 1 है। काउंट भी कर सकते हो, 3 3 6 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन, कार्बन का संख्या 6 और 1 ऑक्सीजन। यह ध्यान में रखना है ना, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन चेन में परिवर्तन होगा तो चेन आइसोमर। तीसरा तरीका से इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें भी कार्बन जो है सो 6 है, हाइड्रोजन 12 और 1 ऑक्सीजन। तो यह हो गया कीटोन का भी 3 आइसोमर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, है ना। उसके बाद जो दूसरा आइसोमेरिज्म दिखाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के द्वारा, वह फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पर है कि आपका एक दिया हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 ऑक्सीजन, C3H6 ऑक्सीजन दिया हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं दो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर इस तरह से। एक है आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, या हो गया एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो दोनों में देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या समान है, अंतर है फंक्शनल ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड इसमें कीटोन। तो अगर फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन होता है तो उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है तीसरा आइसोमेरिज्म जो दिखाता है वह है पोजीशन आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या परिवर्तन होता है, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में परिवर्तन आता है, इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है, जो कि कीटोन के द्वारा दिखाया जाता है। जो कि किसके द्वारा दिखाया जाता है, कीटोन के द्वारा दिखाया जाता है। उसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, है ना। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है C5H10 ऑक्सीजन, C5H10 ऑक्सीजन। तो कीटोन के द्वारा पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा तो क्या लिखेंगे, इसको कितने तरीके से पोजीशन में लिख सकते हैं, तो देखते हैं। पहला लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एक हो गया पोजीशन, इसमें क्या है कीटोन का, 1 2 3, तीसरा कार्बन में कीटोन है। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब जो है सो 1 2 दूसरा पोजीशन में है और अभी था आपका तीसरा पोजीशन में। क्या इसके अलावा दूसरा पोजीशन इसको दे सकते हैं क्या, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को, तो नहीं। कोई सोच रहा होगा सर इसको लास्ट में लिख दे, तो लास्ट में तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि कीटोन है तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहना मस्ट है ना। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कीटोन का 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। अब सवाल उठता है कि सर एल्डिहाइड्स का जो है सो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, खुद सोच के देखो। एल्डिहाइड सबसे लास्ट में उपस्थित होता है किसी भी कार्बन के चेन में, तो उसका पोजीशन तो हमेशा फर्स्ट ही होगा, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म असो नहीं करेगा, है ना। उसके बाद है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब मैंने बताया था कि मेटामेरिज्म का मतलब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप में कार्बन की संख्या अलग अलग करके जो लिख सकते हैं कंपाउंड्स, उसी को मेटामेरिज्म कहता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी चेंज नहीं होगा और यह जनरली कीटोन के द्वारा दिखाया जाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में किनके द्वारा दिखाया जाता है, कीटोन्स के द्वारा दिखाया जाता है, एल्डिहाइड्स के द्वारा नहीं दिखाया जाता। फिर वही हो गया सवाल कि सर एल्डिहाइड्स के द्वारा क्यों नहीं दिखाया जाता है, तो एल्डिहाइड्स के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो वह कैसे दिखाएगा, उसमें हम लोग कार्बन जो है सो अलग अलग कैसे कर सकते हैं, दोनों तरफ एल्डिहाइड के, एल्डिहाइड तो खुद अंतिम में होता है, इसलिए मेटामेरिज्म नहीं होगा। कीटोन में होगा, क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है तो कार्बन की संख्या को चेंज कर सकते हैं,
लेकिन एल्डिहाइड में चेंज नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ऑक्सीजन, इसको दो तरह से मेटामेरिज्म लिख सकते हैं। देखो पहला जो कीटोन का ग्रुप है, यहाँ जो मेरा कीटोन का ग्रुप है और यहाँ पर कीटोन का ग्रुप है, पहला में देखो एक कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप है, देख रहे हो जो घेर रहे हैं, और इसमें देखोगे राइट साइड में 3 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप है, तो अलग हुआ। लेकिन दूसरा में देखो, दूसरा में लेफ्ट साइड में 2 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप है और राइट साइड में 2 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप है। तो कीटोन के एक्रॉस यानी कि दाएं और बाएं जो अल्काइल ग्रुप होता है, उसके दोनों तरफ में कार्बन के संख्या में परिवर्तन के आधार पर हम लोग जो है सो मेटामेरिज्म का निर्माण होता है। लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन होगा किसमें, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सिर्फ परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि अगर देखोगे काउंट करके तो कार्बन का संख्या अभी भी 5 है और हाइड्रोजन का संख्या 10 और ऑक्सीजन का संख्या जो है सो अभी भी कितना है, तो 1 है ऑक्सीजन का संख्या। तो यह ध्यान में रखना है। तो यह जो है सो था आपका आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस चैप्टर का था। उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूज यूनिट एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने स्टार्ट किया एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसका हम लोगों ने आज क्या सीखा, उसका नामकरण सीखे और उसमें आइसोमेरिज्म सीखे हम लोग कितने तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे